केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास केमिस्ट्री में आज हम परमाणु संरचना चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 23 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। हमें 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। यानी कि इतना ग्राम में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमसे पूछा गया है कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम 1 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻28। तो जैसे ही हम 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1 ग्राम, जो कि हमें दिया है 1 ग्राम में बताना है हमने, को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.09 × 10⁻27 ग्राम। तो ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान और आवेश का परिकलन कीजिए। हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश को बताना है। तो सबसे पहले हम 1 मोल का मतलब समझते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.022 × 10⁻23। एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लिख लेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और हमें पता करना है 1 मोल का। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये आंसर निकल के आता है। ये है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये है हमारा 1 मोल संख्या। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर निकल के आता है 5.48 × 10⁻⁻5 ग्राम। अब इसके साथ ही हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को कैसे बताएंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश ये रहा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा। हम 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल नंबर से। अभी यहाँ भी आया था 1 मोल नंबर। तो इस नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश को तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9.65 × 10⁴ कूलम्स। तो ये 1 मोल का आवेश है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। अब हमें पता चल चुका है कि 1 मोल का मतलब कितना है। हमने उस नंबर पे इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीथेन के 1 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसके 1 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आए। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम उसका एटॉमिक नंबर देखें तो 6 है, तो इसलिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 मॉलिक्यूल में 1 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे। 1 मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 6.022 × 10⁻24। ये जो 10 की एक जीरो है ये 23 में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास मीथेन के 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम C14 में। ये C14 जो है कार्बन का एक आइसोटोप है, समस्थानिक है।
कार्बन 12 जो है नॉर्मल कार्बन है और कार्बन 14 जो है वो उसका समस्थानिक है। इसमें हमें न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर देंगे, 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन 14 के 14 ग्राम में, यानी कि 1 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम होते हैं। देखिए कार्बन 14 का जो मास है, मोलर मास, वो है 14 ग्राम, यानी कि 1 मोल का मास है 14 ग्राम, इसलिए हमने यहाँ पर 14 ग्राम लिखा। और 1 मोल में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी संख्या ये अवोगाद्रो नंबर के बराबर है। तो 14 ग्राम में इतने कार्बन एटम है हमारे पास, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, हम इस अवोगाद्रो नंबर को 14 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम में एटम निकल के आ जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, ये तो है 1 ग्राम की बात, तो 7 मिलीग्राम, और देखिए यहाँ पर हम 1 ग्राम लिख रहे हैं और ये है मिलीग्राम, तो 7 मिलीग्राम को भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 मिलीग्राम का मतलब होता है 0.007 ग्राम, क्योंकि 1 मिलीग्राम मतलब है 10⁻³ ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर देंगे 7 को, तो ये संख्या निकल के आएगी। तो इसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी हमारा जितना 1 ग्राम में निकला था, ये जो निकला था हमारा 1 ग्राम वाला, ये नीचे भी हमने यही लिख लिया है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 14, ये 1 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने जितना हमसे पूछा गया था 0.07 ग्राम से, तो ये हमारे पास कार्बन परमाणु निकल के आ रहे हैं 3.01 इंटू 10⁻20। ये तो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु की संख्या है। हमसे पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो कार्बन परमाणु इतने हैं तो न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक कार्बन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी 14, क्योंकि हमसे कार्बन 14 के अंदर पूछा गया है। उसके जो द्रव्यमान संख्या है वो माइनस इसकी जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, 6 नंबर पर आता है अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो, इसलिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 8। तो एक एटम के अंदर 8 न्यूट्रॉन है एक एटम में, और हमारे पास टोटल 7 मिलीग्राम में एटम की संख्या है 3.01 इंटू 10⁻20, ये अभी हमने निकाला है ऊपर ये। तो एक एटम में 8 हैं, तो इतने में कितने हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमने यहाँ निकाले, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एक एटम के अंदर 8, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2.41 इंटू 10⁻21। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट है कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इसके द्रव्यमान को, यानी कि न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को हम अगले पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन निकल के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये निकल के आ रहे हैं 2.41 इंटू 10⁻21। तो अगले पार्ट में चलते हैं हम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, और हमारे पास जो अभी प्रीवियसली निकल के आए हुए हैं कार्बन एटम्स, वो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या वो निकल के आई है 2.41 इंटू 10⁻21। तो देखिए आगे इसमें कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा। तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 4.03 इंटू 10⁻⁶। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, ये नंबर दिया हुआ है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है C के ऊपर 13, ये इसका द्रव्यमान संख्या बोलते हैं इसे, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो हमेशा इस
नंबर की यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी कि कार्बन में प्रोटॉन हो जाएंगे 6, ऑक्सीजन में हो जाएंगे 8, मैग्नीशियम में 12, आयरन में 26, स्ट्रोंशियम में 38। ये प्रोटॉनों की संख्या है। ये निकालना बहुत आसान है। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो हमारे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? ये जो संख्या ऊपर लिखी हुई है एटम के, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। जब हम द्रव्यमान संख्या में से इस नीचे वाले एटॉमिक नंबर को यानी कि परमाणु क्रमांकों को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगी 7। तो इसके अंदर 7 जो है न्यूट्रॉन है। यहाँ पर 16 माइनस 8, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम इसको नीचे कैलकुलेट करके लिखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर है और न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर है। तो यहाँ पर हमने ये टेबल बना रखी है। तो इसमें देखिए आप, स्ट्रोंशियम में अगर हम निकालना चाहें तो हम स्ट्रोंशियम में प्रोटॉनों की संख्या 38 होगी क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर 38 दिखा है। और न्यूट्रॉनों की संख्या 88 में से 38 को हम माइनस कर देंगे तो 50 निकल के आ गई है। तो बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का प्रतीक लिखिए। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखने हैं। हमें यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों दिए हुए हैं। पहला है Z17 A35। Z मीन्स परमाणु क्रमांक 17। तो परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है ये हमें पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है, तो इसका प्रतीक हो जाएगा हमारे पास 17Cl35। ये जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक है उसे हम नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम ऊपर लिखते हैं। इसी तरह से 92 परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 233 वाले एटम का प्रतीक हो जाएगा यूरेनियम 92-233। इसी तरह से 49 वाले का है बेरिलियम। एटॉमिक नंबर को देख करके हमें एटम पहचान में आ जाना चाहिए। तो ये इजी क्वेश्चन था। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा 480 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति न्यू, तरंग संख्या न्यू बार का परिकलन कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर तरंग दैर्ध्य दी हुई है और हमने आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवृत्ति का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है आवृत्ति बराबर C/लैम्डा। C यहाँ पर प्रकाश की चाल है और लैम्डा हमें यहाँ पर दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और तरंग दैर्ध्य हमें दी हुई है 580 नैनोमीटर। लेकिन इस नैनोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तरंग दैर्ध्य हमेशा हमें नैनोमीटर में या पिकोमीटर में दी होती है जिसे हमें मीटर में चेंज करना होता है। तो इसे आपको मीटर में चेंज करना आना चाहिए। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रहे, तरंग दैर्ध्य अगर पिकोमीटर में दी होती तो हम इसे 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, इसलिए हमने इसको 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई किया है। तो अब दोनों वैल्यू हमको पता है तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले में जैसे हमने आवृत्ति इक्वल टू C की वैल्यू ये रही और अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये रही 580 × 10⁻⁹। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आएगा हमारा 5.17 × 10⁻14 सेकेंड -1। आवृत्ति का मात्रक जो है वो सेकेंड -1 होता है जिसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तरंग संख्या की गणना। तो तरंग संख्या की गणना कैसे करते हैं? तरंग संख्या का फॉर्मूला लिख लेंगे। तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है 1/λ, यानी कि ये जो तरंग दैर्ध्य होती है इसका प्रतिलोम जो है वो तरंग संख्या के बराबर होता है। तो 1/λ की वैल्यू दी है 580 × 10⁻⁹। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.72 × 10⁶ मीटर इनवर्स। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन। प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
फोटोन मतलब होता है जो प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है, उन बंडलों को हम फोटोन कहते हैं। तो उसकी ऊर्जा निकालनी है और हमें दिया हुआ है जो 3 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो, यानी कि हमें आवृत्ति दी हुई है देखिए, और हमने ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E = hν। h जो है यहाँ पर प्लांक नियतांक है, इसको प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, और न्यू जो है ये आवृत्ति है। तो यहाँ पर जो प्लांक नियतांक है इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 3 × 10⁻10 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है और हमें यहाँ पर हर्ट्ज में ही दिया है। तो दोनों वैल्यू में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इनको हमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो E = जाएगा h की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी है प्लैंक कांस्टेंट की, और न्यू की जगह ये वैल्यू लिख दी है हमने प्रकाश की ये आवृत्ति की। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.99 × 10⁻24 जूल। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसकी तरंगदैर्घ्य 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। अब हमने फोटोन की ऊर्जा फिर से निकालनी है, लेकिन इस बार हमें तरंगदैर्घ्य दी हुई है, लैम्डा जो होता है। तो अगर हमें आवृत्ति दी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं E = hν। तो अगर हमें तरंगदैर्घ्य दी हुई तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए E = होता है hν फॉर्मूला, और न्यू आवृत्ति का फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, न्यू = होता है C/λ। तो अगर हम न्यू की जगह C/λ रख दें तो E का फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास E = hc/λ। तो ये फॉर्मूला आगे भी बहुत बार काम आएगा, तो इसे याद रखना, E = hc/λ। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो λ = 0.50 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम में मैंने तुम्हें बताया था कि जो लैम्डा है यानी कि तरंगदैर्घ्य है ये हमेशा मीटर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लैम्डा अभी एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। जब नैनोमीटर था तो हमने यहाँ पर 10⁻9 से मल्टीप्लाई किया था। अभी एंगस्ट्रॉम है तो हम इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक पिकोमीटर में आएगा तो हम इसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर, हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 5, और एक यहाँ पर -0 और बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻11 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता होगी है, C की वैल्यू हमें पता है, H एक नियतांक है तो उसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो E = हो जाएगा, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ये हमारी प्रकाश की चाल C की वैल्यू होगी, और नीचे लिखा हुआ है हमने ये लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3.98 × 10⁻15 जूल। तो यहाँ पर हमें एनर्जी को निकाला दो अलग अलग तरीकों से। पहला तरीका था एनर्जी निकालने का, वो आवृत्ति के आधार पर था, और दूसरा तरीका था तरंगदैर्घ्य के आधार पर। हम आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 2.0 × 10⁻10 सेकेंड काल वाली प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, ये काल यानी कि आवर्त काल दिया हुआ है, और हमने निकालनी है तरंगदैर्घ्य लैम्डा को निकालना है, आवृत्ति न्यू निकालनी है, और तरंग संख्या यानी कि न्यू बार निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम आवृत्ति को कैलकुलेट कर लेते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। तो 1/ आवर्तकाल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 2 × 10⁻10। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे -10 ऊपर से ले जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 10⁻9 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अब दूसरा है हमारा तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है C/ν। ये बार बार आ रहा है, तो C की जगह हम लिख देंगे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और न्यू की जगह हम लिख लेंगे 5 × 10⁹। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारी 6 × 10⁻2 मीटर्स। ये तरंगदैर्घ्य आ गई।
अब लास्ट बचा है हमारा तरंग संख्या। तो तरंग संख्या को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है 1/λ। तो लैम्डा हमने यहाँ ऊपर निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए ये 6 × 10⁻²। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 × 10⁻²/6। ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब 6 को हम डिवाइड कर लेंगे, ये 10⁻² मीन्स 100, तो ये आ रहा है हमारा 16.67 मीटर इनवर्स। तो ये तीनों यहाँ पर निकल गए। हम आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 पिकोमीटर हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटोन की संख्या बताइए। तो अभी हमने यहाँ से फिर से जो है फोटोन की संख्या को बताना है, और इस बार हमें दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य लैम्डा 4000 पिकोमीटर जो 1 जूल की ऊर्जा दे। यानी कि हमने ये बताना है कि कितने फोटोन मिलकर के हमें 1 जूल ऊर्जा दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 जूल ऊर्जा देने वाले फोटोन की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है। जब हमें एक फोटोन की ऊर्जा पता चल जाएगी तो हम ये पता कर सकते हैं कि 1 जूल ऊर्जा कितने फोटोन मिल करके देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम होगा हमारा फोटोन की ऊर्जा निकालना। फोटोन की संख्या को हम निकालते हैं स्रोत की कुल ऊर्जा और एक फोटोन की ऊर्जा से डिवाइड करके। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है hc/λ। अभी हमने E = hν वाला फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पर। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी हमें यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दी हुई है, तो इसलिए हमने तरंग दैर्ध्य वाला फॉर्मूला लिखा hc/λ। फिर से देखिए, यहाँ पर लैम्डा पिकोमीटर में दिया है, तो इसको हमने मीटर में चेंज भी करना होगा। h की वैल्यू हमें पहले से पता है, c की वैल्यू पता है, और लैम्डा की वैल्यू 4000 पिकोमीटर, यानी कि 4000 × 10⁻12 पिकोमीटर। तो इस बार पिकोमीटर में तो 10⁻12 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन तीनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये रही प्लैंक कांस्टेंट h, ये रहा c, और नीचे रहा ये लैम्डा। जब हम तीनों वैल्यू को पुट करेंगे तो इसके बाद हमारा सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4.97 × 10⁻17 जूल। ये है एक फोटोन की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। तो अब कितने फोटोन मिल करके 1 जूल ऊर्जा देंगे, ये रहा फॉर्मूला। फोटोन की संख्या निकालने के लिए स्रोत की कुल ऊर्जा है 1 जूल। तो हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे 1 जूल, ये स्रोत की ऊर्जा होगी, डिवाइडेड बाय एक फोटोन की ऊर्जा जो अभी हमने ऊपर निकाली हुई है 4.97 × 10⁻17। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ रहा है 2.01 × 10⁻60। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम परमाणु के आयनन के लिए 242 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा किलो जूल मोल इनवर्स में ज्ञात कीजिए। हमने आयनन ऊर्जा निकालनी है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो पहले ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लेंगे हम, E = hc/λ। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू को पुट कर लेंगे, h की वैल्यू, c की वैल्यू और लैम्डा है 242 नैनोमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी तरंग दैर्ध्य आएगी इसकी वैल्यू को हमने मीटर में चेंज करना है। तो हमने नैनोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 8.21 × 10⁻19 जूल पर एटम। तो ये एक एटम की एनर्जी निकल के आ गई है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किलो जूल पर मोल, एक मोल की एनर्जी कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो एक एटम की एनर्जी आई है इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम एक मोल नंबर से। एक मोल नंबर होता है 6.022 × 10⁻23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी निकल के आएगी 4.95 × 10⁵ जूल मोल -1। अभी तीसरा पार्ट बचा हुआ है इसका। ये एनर्जी जो थी किलो जूल में निकालनी थी। तो किलो जूल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000, क्योंकि 1 किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा 4.95 × 10⁻2 किलो जूल
मोल माइनस 2। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। किसी धातु की सतह पर 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। धातु की देहली आवृत्ति ν0 और कार्यफलन W ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कार्यफलन की गणना कर लेते हैं। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण के अनुसार फोटोन की ऊर्जा hν का फॉर्मूला होता है कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, यानी कि धातु की सतह पर गिरने वाले जो फोटोन होते हैं उनकी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज आ जाता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, और जो बच जाता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में यूज हो जाता है। अब इस इक्वेशन में हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि विकिरण डालने पर शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं मतलब उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेग अगर जीरो हो जाएगा v = 0 तो हाफ mv² पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा जीरो है उन इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब है फोटोन की जो भी ऊर्जा है वो सारी की सारी कार्यफलन यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा hν = W0, यानी कि फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन के इक्वल हो जाएगी। तो अब हमारे पास कार्यफलन का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा W0 = hν, क्योंकि E = hν होता है और हम यहाँ ऊपर बोल रहे हैं कि जो E है यानी कि एनर्जी है फोटोन की वो हो गई है W0, तो इसलिए W0 = हो गया hν। अब hν को हम खोलेंगे तो लिख सकते हैं hc/λ। अब h की, c की और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू ये दी हुई है 6800 एंगस्ट्रम। तो इस एंगस्ट्रम को हम मीटर में बदल लेंगे। एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.92 × 10⁻⁻19 जूल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। हमसे पूछा गया है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है? किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश होना जरूरी है। उस न्यूनतम आवृत्ति को बोलते हैं देहली आवृत्ति। तो W0 = होता है hν0। यहाँ पर जो ν0 है ये यहाँ पर देहली आवृत्ति है। तो ν0 का फॉर्मूला हो जाएगा W0/h, यानी कि जो कार्यफलन है उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? प्लैंक कांस्टेंट से। तो अभी हमने अपना कार्यफलन ऊपर क्वेश्चन में निकाला हुआ है 2.92 × 10⁻⁻19 जूल। तो इस वैल्यू को हम प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.41 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जब हाइड्रोजन परमाणु के n = 4 ऊर्जा स्तर से n = 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा? अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। तरंग दैर्ध्य को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी? ये है ν bar = 1/λ RHZ² 1/n² - 1/n2²। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। इसमें एक एक करके मैं बताता हूँ। ये जो ν bar है ये है तरंग संख्या, लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है, RZ जो है वो है रिडबर्ग नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। और जो Z है ये परमाणु क्रमांक को बताता है। हाइड्रोजन के लिए ये हमेशा 1 रहेगा। और 1/n² - 1/n2²। जो n है ये कक्षाओं की संख्या बताते हैं। ये n1 जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर है और n2 जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है। तो याद रखिएगा n1 की वैल्यू हमेशा n2 से कम होनी चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें n4 और n2 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो n = 2 है ये n1 होगा और n = 4 है ये n2 होगा। तो अगर हम इन सारी वैल्यू को पुट कर दें तो 1/λ निकल के आ रहा है। रिडबर्ग नियतांक का मान लिख लेंगे 1.1 × 10⁻7 और Z² जो है 1, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसका स्क्वायर 1 हो गया। और 1/n1² 1/n2² आ गया 1/2² - 1/4²। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकली इसको जो है सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके इसको अच्छी तरह से देख लीजिए।
तो लैम्डा हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है 4.87 इंटू 10⁻⁷ मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन n = 5 कक्षक में उपस्थित हो तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी n = 1 कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हमसे आयनन ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु के अंदर उपस्थित कक्षा से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम खर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन के 5th कक्षा की आयनन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा E = E∞ - E5। जिस कक्षा से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, यहाँ 5th कक्षा से निकालना है, तो हम इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, जो हमेशा 0 एनर्जी होगी। यहाँ से हम जिस कक्षा से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है उस कक्षा की एनर्जी को माइनस कर देंगे। अगर हमें दूसरी कक्षा से निकालना होता तो फॉर्मूला हो जाता E∞ - E2। अगर तीसरी कक्षा से निकालना होता हमें इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मूला हो जाता E∞ - E3। और ये E∞ लिखा हुआ है, ये हमेशा 0 रहेगा इसकी वैल्यू। और जो बाकी जिस कक्षा से हमने निकालना है उस कक्षा की एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस कक्षा की एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n जो है यहाँ पर, ये कक्षा है जिस कक्षा से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसकी वैल्यू हम 1 2 3 पुट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के जूल में निकालते हैं हम, जूल पर एटम में, तो ये फॉर्मूला हो जाता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18/n²। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये आगे भी अभी काम आएगा। तो हमें अभी इस बार 5th कक्षा की ऊर्जा निकालनी है, तो हम n की जगह 5 पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E5 = -13.6 डिवाइडेड बाई 5²। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये निकल के आ रहा है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 5th कोष की आयनन एंथैल्पी हो जाएगी E∞ से हम E5 जो हमने निकाल रखा है ऊपर, इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में, ये वैल्यू हो जाएगी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन की जो 5th कोष की आयनन एंथैल्पी है वो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हाइड्रोजन को देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन कक्षा से बाहर आएगा। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया था हमसे कि हाइड्रोजन के 5th कोष और 1st कोष की आयनन एंथैल्पी की तुलना कीजिए। देखिए, हाइड्रोजन के 5वें कोष की जो आयनन एंथैल्पी वो तो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसकी तुलना करनी है हमने पहले कोष की आयनन एंथैल्पी से। तो पहले कोष की आयनन एंथैल्पी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो पहले कोष की एनर्जी होगी, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था हमने, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे 13.6 डिवाइडेड बाई 1²। यहाँ पर 1 क्यों किया हमने? क्योंकि ये पहली कक्षा की एनर्जी निकालनी है। तो ये निकल के आएगी हमारी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन के पहले कोष की आयनन एंथैल्पी हो जाएगी E∞ - E1, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब हमने दोनों की तुलना करनी है, 5वें कोष की और पहले कोष की। तो हम दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E5, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 0.54, तो ये निकल के आ रही है 25। यानी कि पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ से उसे निकालने के लिए हमें 25 गुना ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी 5वीं कक्षा से। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो नाभिक के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, तो उसे निकालना उतना ही कठिन है हमारे लिए। 5वें कोष में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर जा चुका होगा, तो उसमें नाभिकीय आवेश कम लगेगा, नाभिक का आकर्षण बल उसमें कम लगेगा, तो वहाँ से उसको निकालना आसान है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n = 6 से मूल अवस्था में जाता है तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो आपको पता है हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम
मिलते हैं हमको अलग अलग तरंग दैर्ध्य के। तो अगर वो छठी कक्षा से अपने मूल अवस्था मतलब पहली कक्षा में लौट रहा है तो उस समय हमें अधिकतम उत्सर्जित रेखाओं की संख्या बतानी है। तो इसका एक और तरीका है, इसका फॉर्मूला है अधिकतम रेखाओं की संख्या n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n क्या है, जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में लौटता है वो है n। यहाँ पर 6 से लौट रहा है तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2 तो ये निकल के आ रहा है 15। तो हमें यहाँ पर 15 रेखाएं दिखाई देंगी अलग अलग, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल एटम इनवर्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देकर के जूल में दी हुई है। पांचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए। तो हमें यहाँ पर पांचवें कक्षक की ऊर्जा बतानी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी कक्षक की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n²। अब n की वैल्यू यहाँ पर हमने रखनी है जिस कक्षा से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पर पांचवा कक्षक बोला गया है हमसे, तो हम यहाँ पर 5 रख लेंगे। तो 5 रखते हैं, हमारी वैल्यू आएगी -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल एटम इनवर्स। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें बोर कक्षक की त्रिज्या की गणना कीजिए। तो कक्षा की त्रिज्या की गणना करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है Rn इक्वल टू 0.529 इंटू 10n²। यहाँ पर n क्या है, फिर से एक कक्षा है, जिस भी कक्षा की हमने त्रिज्या निकालनी है उस कक्षा का नंबर हम रख लेंगे। हमसे पूछा गया है इस बार पांचवें बोर कक्षक, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 5। तो जैसे हम इसमें 5 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 13.225 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। बामर श्रेणी, आपको पता हाइड्रोजन में 5 श्रेणियां होती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो अभी हमें यहाँ पर बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। बामर श्रेणी हमें कब प्राप्त होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपरी कक्षा से अपने दूसरी कक्षा में लौटता है, तब हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। पहली कक्षा में लौटने पर लाइमन प्राप्त होता है, दूसरी में बामर, तीसरी में पाश्चन, चौथे में ब्रैकेट और पांचवें में फुंड। तो सबसे पहले हम तरंग संख्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल टू RHZ² 1/n² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला पहले भी आया था हमारे पास। यहाँ पर RZ जो है रिडबर्ग नियतांक है, Z जो है परमाणु क्रमांक है और N1 जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है वो है। बामर श्रेणी के लिए मैंने बताया था, बामर श्रेणी तभी प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन लौट करके अपनी दूसरी कक्षा में लौटता है। तो N1 यहाँ पर 2 हो गया। अब N2 कितना होगा, देखिए हमसे पूछा गया है अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले संक्रमण। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा वो कम से कम 2 ऊर्जा स्तरों के बीच कम से कम गैप वाला, यानी कि ऊर्जा जितनी कम होगी तरंग दैर्ध्य उतनी अधिक होगी। तो N2 में लौट रहा है तो N3 से लौटेगा जब, तो N2 के ऊपर क्योंकि पहली कक्षा N3 ही होगी, तो N3 से जब N2 में लौटेगा तभी हमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला संक्रमण मिलेगा। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के लिए ऊर्जा कम होनी चाहिए। अगर वो 4 से लौटेगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, 5 से अगर 2 में लौटेगा तो और अधिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम कहने के लिए हमें N2 जो है 3 रखना पड़ेगा। तो अब सारी वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ रहा है, न्यू का वैल्यू 1.52 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। जब यह इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक ले जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी।
तो 5वीं कक्षा और पहली कक्षा के बीच जो एनर्जी का गैप होगा, एनर्जी का जो अंतर होगा, उतनी ऊर्जा हमें लगेगी। तो इस क्वेश्चन के पहले भाग को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे भाग में हम इसकी तरंगदैर्ध्य को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पढ़ा किसी भी कोश की ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला होता है En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो अभी हमें यहाँ पर दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा निकालनी है। तो एक के लिए n है 5 और दूसरे के लिए n है 1, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा। तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा ई इक्वल 2.18 इंटू 10⁻18 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे। n1 स्क्वायर हमेशा नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है, तो ये 1 आ जाएगा, और n2 जो होगा वो उच्च ऊर्जा स्तर होता है, तो वो n5 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, आप पॉज करके देख लीजिए कि किस तरह से मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो ये हमारा आ रहा है 2.09 इंटू 10⁻18 जूल एटम इनवर्स, यानी कि एक एटम की एनर्जी जूल में इतनी आ रही है, यानी कि दोनों के बीच ये गैप है। अब क्वेश्चन के दूसरे भाग में हम चलते हैं और देखते हैं तरंगदैर्ध्य की गणना कैसे करते हैं। तो तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला होता है hc/λ। फिर से तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा hc/ΔE। तो h की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें पता है, बार बार आ रही है, और e हमने ऊपर निकाल लिया है क्वेश्चन में 2.09 इंटू 10⁻18। तो इस वैल्यू को हम नीचे पुट कर लेंगे और यहाँ पर हम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9.51 इंटू 10⁻18 मीटर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल द्वारा दी जाती है। जी बिल्कुल, ये फॉर्मूला है एनर्जी को निकालने का किसी भी कक्षा की। n इक्वल टू 2 कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हमने E2 निकालना है। प्रकाश की सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य सेंटीमीटर में क्या होगी जिसका उपयोग इस संक्रमण में किया जा सके। तो देखिए, इसमें भी दो पार्ट हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम nth कोश की एनर्जी के लिए उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर 2 रख लेंगे उसकी जगह। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा E2 इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है -5.45 इंटू 10⁻19 जूल। अब डेल्टा E क्या निकलेगा, E इन्फिनिटी में से हम क्या करेंगे, E2 को माइनस कर देंगे। तो जैसे हम 0 में से माइनस E इन्फिनिटी मैंने बताया था 0 होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में निकल के आ जाएगी 5.45 इंटू 10⁻19 जूल। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसमें हमें तरंगदैर्ध्य की गणना करने के लिए बोला है। तो तरंगदैर्ध्य की गणना कैसे करेंगे, हम एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे E इक्वल टू hc/λ। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा hc/ΔE। तो h और c की वैल्यू फिर से पुट कर लेंगे, और E हमने अभी ऊपर निकाला हुआ है। तो जैसे ये वैल्यू हम रखेंगे तो लैम्डा निकल के आ गया हमारा 3.65 इंटू 10⁻7 मीटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स वेग से गति कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य क्या होगी। ये डी ब्रोगली समीकरण का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वेग दिया हुआ है, हमने तरंगदैर्ध्य पूछा हुआ है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन लिख लेंगे हम। डी ब्रोगली इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू h/mv। h प्लैंक कांस्टेंट है, m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v यहाँ पर वेग है। तो h की वैल्यू ये लिख ली हमने, m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और v वेलोसिटी हमें यहाँ पर दी हुई है 2.05 इंटू 10⁻7। तो जैसे हम इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे तो लैम्डा हमारे पास निकल के आ रहा है 3.55 इंटू 10⁻11। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें केवल फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, और बाकी सब मैथमेटिक्स से है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 इंटू 10⁻25 जूल हो तो इसकी तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए।
तो देखिए तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो यहाँ से हमारे पास वेग, सबसे पहले s तो पता है हमें, प्लैंक कांस्टेंट, m भी पता है हमें, वेग, v वेलोसिटी पता नहीं है हमें। इस क्वेश्चन में हमें गतिज ऊर्जा पता है लेकिन वेलोसिटी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा से वेलोसिटी का पता लगा लेते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² इक्वल टू गतिज ऊर्जा। तो हमारे पास यहाँ पर गतिज ऊर्जा यहाँ पर दी हुई है, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा √2 × 3 × 10⁻25 डिवाइडेड बाई m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 8.12 × 10⁻2 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमने यहाँ से v को कैलकुलेट कर लिया है। अब इस v की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा निकल के आ गया हमारे पास 8.96 × 10⁻7 मीटर्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें पहले v कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में होगा। यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूले आए थे उन फॉर्मूलों को लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके लिए नोट कर लीजिए। इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।